जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो हाल ही में डीडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर एनईपी के तहत संचालित किया जा रहा है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये पेपर कराया गया है। तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिटन दोनों पूछे जा रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है, यानी ओएमआर सीट पर होना है, उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो छात्र छात्राएँ डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन ए ट्रांजिस्टर एंड एमीटर बायस जंक्शन इज ऑलवेज, यानी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि सदैव होती है। ऑप्शन ए दे रखा है रिवर्स बायस, बी है ग्राउंडेड, सी है फॉरवर्ड बायस और डी दिया गया है अनबायस्ड। तो इन ए ट्रांजिस्टर एंड एमीटर बायस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए ट्रांजिस्टर इज इसेंशियली ए, यानी ट्रांजिस्टर अनिवार्य रूप से है। ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, बी है रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस, सी है करंट ऑपरेटेड डिवाइस और ऑप्शन डी दिया रखा है पावर ऑपरेटेड डिवाइस। अब आपको बताना है कि जो ट्रांजिस्टर है वो अनिवार्य रूप से क्या होता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों वो अनिवार्य रूप से क्या होता है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, यानी धारा नियंत्रक युक्त हुई होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज, यानी कि पूछा गया मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा गया है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर इज। ऑप्शन नंबर ए है 40.60%, बी दिया है 81.29% और सी दिया रखा है 48.84% और डी दिया गया है 25.01%। तो आपको बताना है मैक्सिमम इफिशियंसी किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है दोस्तों वो होती है 40.60% के आसपास। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एक 3 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग जुड़ चुके हैं तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएँ पहली बार विजिट किए हैं चैनल को वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएससी से रिलेटेड आप लोग को मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, ACRO कैन डिस्प्ले, यानी कि कैथोड किरण कंपनदर्शी प्रदर्शित कर सकती है। एक कैथोड यहाँ पर दिया गया है, एक कैथोड रेस कैन डिस्प्ले, यानी कि कैथोड किरण कंपनदर्शी प्रदर्शित कर सकती है। ऑप्शन ए रखा है, क्या दिया है, AC सिग्नल ओनली, बी है DC सिग्नल ओनली, सी है बोथ AC एंड DC सिग्नल और डी दे रखा है इसमें टाइम इन द वेरिएंट सिग्नल, टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। तो आपको बताना है कि जो कैथोड किरण है कंपनदर्शी प्रदर्शित कर सकती है। दोस्तों बात करें अगर कैथोड रेस की, तो कैथोड रेस DC और AC सिग्नल प्रदर्शित करती है। कौन सा सिग्नल, DC और AC सिग्नल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पार्ट बी से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी आपके पार्ट बी से ही बनेगा। आपका फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है। सेकेंड सेमेस्टर में जो फिजिक्स है दोस्तों उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो पार्ट ए में आप थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं और पार्ट बी जो है आपकी वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है आपको पार्ट बी में। पांचवा प्रश्न देखिए पूछा गया है, इन ए ट्रांजिस्टर इफ अल्फा इक्वल टू 0.9 द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। दिया गया है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए यदि अल्फा बराबर दिया गया है, अल्फा बराबर क्या दिया गया है, 0.9 दिया गया है, तो बीटा का मान क्या होगा। बीटा का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, बीटा बराबर होता है अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या है 0.9 और 1 माइनस 0.9 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.9 0.1। तो ये टोटली क्या निकल के आएगा फाइनली ये निकल के आएगा क्या निकल के आएगा दोस्तों 0.9 और 0.1। तो इस फाइनली जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला है बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इसी पे आप लगा देंगे आपका मान निकल आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स बायस ट्रांजिस्टर सर्किट इज। ऑप्शन ए दिया रखा है, क्या दिया है 1, और बी दिया रखा है बीटा +1, सी है बीटा और डी दिया गया है 0। आपको बताना है 60वें प्रश्न का आंसर। तो द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स बायस ट्रांजिस्टर सर्किट इज बीटा +1। क्या होता है बीटा +1 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों 7वां प्रश्न, लोकेशन ऑफ क्यू ऑन ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एम्पलीफायर इज। दिया गया है दोस्तों किसी प्रवर्धक के लिए ट्रांजिस्टर निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र पर क्यू अवस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और देखिए डीडी यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, तो इसीलिए आपको पार्ट बी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी प्रवर्धक के लिए ट्रांजिस्टर निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र पर क्यू अवस्थित होता है। तो क्यू जो अवस्थित होता है ऑप्शन ए दिया गया है कट ऑफ रीजन, बी है सैचुरेटेड रीजन और सी है एक्टिव रीजन, डी दिया गया है नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर बात करें लोकेशन ऑफ क्यू ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एबी एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या होगा एक्टिव रीजन में होगा, यानी कहाँ होगा सक्रिय क्षेत्र पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 7वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 8वां प्रश्न, बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन, यानी किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा धारा लाभ होता है। बीटा धारा लाभ होता है। ऑप्शन ए है 1, बी है मोर देन 1, सी है लेस देन 1 और डी दिया गया है इनफाइनाइट। तो आपको बताना है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए अगर बीटा करंट गेन क्या करती है, तो गेन करता है लेस देन 1 गेन करता है। क्या होता है दोस्तों लेस देन 1। बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन लेस देन 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। 11वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, द करंट इन LCR सर्किट इज ऑसिलेटरी इफ, यानी पूछा गया है कि LCR परिपथ में धारा दोलनी होगी। तो धारा दोलनी जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन सही हो जाएगा R/2L का होल स्क्वायर लेस देन 1/LC। ठीक है, इस प्रकार से जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों न्यूमेरिकल से संबंधित थे, तो इनको मैं लास्ट में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज सर्किट हुज एलिमेंट आर, यानी कि अध्यारोपण प्रमेय केवल उन परिपथ पर लागू किया जा सकता है जिनके अवयव होते हैं। तो जिनके अवयव क्या होते हैं, जिनके अवयव लीनियर होते हैं उन पर लागू किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज सर्किट हुज एलिमेंट आर लीनियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 13वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के अवयव परत की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डिक्रीजेज विथ लाइट डोपिंग, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन दिया गया इंक्रीजेज विथ हाई डोपिंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया इंक्रीजेज विथ रिवर्स बायस और डी दिया गया डज नॉट डोपेड इन द वोल्टेज अप्लाइड। तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंक्रीजिंग विथ रिवर्स बायस। जब हम क्या करेंगे द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि जब पीएन जंक्शन
डायोड की जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, जब इंक्रीज रिवर्स बायस क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द कलर ऑफ एलईडी इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा है इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज, बी दिया गया है इट्स रिवर्स वोल्टेज, सी है स्ट्रेंथ ऑफ फॉरवर्ड करंट, और डी दिया गया है दोस्तों द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। यानी कि एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों एलईडी की बात करें तो ये निर्भर करता है द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि द कलर ऑफ लाइट इमिटेड एलईडी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, यानी कि जिस प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल उसमें यूज़ होंगे उसी पर डिपेंड करेगी एलाइट की, यानी कि एलईडी की जो प्रकाश उत्सर्जन होगा एलईडी का, वो निर्भर करता है किस पर, निर्भर करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम 15वें प्रश्न पर देखते हैं। 15वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 15वां प्रश्न पूछा गया है द सिंबल ऑफ, ये दे रखा है, आप लोग सिंबल बताइए ये किसका सिंबल है। ठीक है, रिप्रेजेंट प्रतीक दिया गया है, ये क्या प्रदर्शित करता है। पहला दिया गया है फोटो डायोड, बी दिया है एलईडी, सी दिया गया है टनल डायोड, और डी दिया गया है पॉइंट कांस्टेंट डायोड। चलिए देखिए, टनल डायोड, फोटो डायोड और एलईडी पॉइंट कांस्टेंट डायोड, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आएगा। जिनका भी रिटन एग्जाम होना है वो इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि ये प्रतीक दिया गया है, ये प्रतीक दिया गया है और इसमें बताना है कि ये किसका सिंबल है। तो दोस्तों ये सिंबल है एलईडी का, किसका है, एलईडी का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40 एंड आई बी इक्वल टू 25 द वैल्यू ऑफ आई ई इस। एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा बराबर 40 दिया गया है और आई बी इक्वल टू दिया गया है 25 माइक्रोएम्पियर है, तो आई ई का मान क्या होगा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको जो है इसका फार्मूला होता है दोस्तों, आप नोट कर लेंगे, होता है बीटा इक्वल टू आई सी अपान आई बी। ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। ये हम इसे लिख सकते हैं इसी फार्मूले पर रख करके 40 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आपका फाइनली उत्तर आ जाएगा। और फाइनली उत्तर क्या आएगा इसका, फाइनली जो इसका आंसर आएगा दोस्तों 16वें प्रश्न का, वो क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो आएगा 1.025। ठीक है, इस प्रकार से 16वें प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया ए ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन व्हेन, एक ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में है तब, यानी कि कब एक ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया रखा है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, बी दिया है आई बी इक्वल टू बीटा आई सी, सी है आई सी इक्वल टू आई ई, और ऑप्शन डी दिया गया है आई सी इक्वल टू आई बी। तो ए ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन व्हेन आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, अभी मैंने आप लोग को जो न्यूमेरिकल करवाया था वहाँ पर ये फार्मूला बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 17वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन लाइज, 0 केल्विन पर पी प्रकार के अर्धचालक का फर्मी सतह निहित होता है। ऑप्शन ए है बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड कंडक्शन बैंड, बी दिया गया है बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड, ऑप्शन सी है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, डी दिया गया है बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड
बैलेंस बॉन्ड। आपको बताना है कि 0 केल्विन पर पी प्रकार के अर्धचालक का फर्मी सतह निहित होता है। तो जो इसका फर्मी सतह निहित होता है दोस्तों, वो होता है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड पर। ठीक है, यानी पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द डायोड वर्किंग एज वेरिएबल कैपेसिटर इज, यानी कि परिवर्ती संधारित्र के रूप में कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए है टनल डायोड, बी है एलईडी, सी है वेक्टर डायोड और डी दिया गया है फोटो डायोड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द डायोड वर्किंग एट वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब भी वेरिएबल कैपेसिटर की बात हो तो आप दो चीज़ ध्यान में रखेंगे, टनल डायोड और एलईडी। टनल डायोड और एलईडी को ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ भी आपको टनल डायोड, एलईडी और फोटो डायोड लिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये जो वेरिएबल कैपेसिटर नहीं है। डायोड वर्किंग एज वेरिएबल कैपेसिटर के माध्यम से टनल डायोड, एलईडी और फोटो डायोड और पॉइंट कांस्टेंट डायोड ये वर्क नहीं करते हैं। तो ये वर्क परिवर्ती संधारित्र के रूप में कार्य कौन किया जा सकता है? तो वो कहता है वैरेक्टर डायोड। कौन करता है? वैरेक्टर डायोड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न पूछा गया, द ब्रेक डाउन वोल्टेज एलईडी इज, एलईडी की अभिभंग वोल्टेज क्या होती है? तो जो एलईडी की ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है दोस्तों वो मैक्सिमम कितनी होती है? 5 से 7 वोल्ट के बीच में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5.0 टू 7.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी एलईडी की ब्रेक डाउन जंक्शन ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात हो तो ये लाइज करती है किसके बीच में? 5.0 टू 7.5 के बीच में लाइज करती है। ठीक है, चलिए अब 21 प्रश्न दिया गया। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस इज, यानी किसी वास्तविक गैस के लिए उत्क्रमणीय ताप होता है। ऑप्शन ए दिया गया टी आई इक्वल टू 0, बी है टी आई इक्वल टू 2A/RB, सी दिया गया है टी आई इक्वल टू 2A/RTB और ऑप्शन डी दिया गया है टी आई 2A/RB-1। चलिए 21 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि टेम्परेचर इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस। तो किसी भी टेम्परेचर आप इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो लाइज करता है टी आई इक्वल टू 2A/RB। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 21वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कृष्णिका विकिरण ऊर्जा पर स्पेक्ट्रमी वितरण समझाने वाले नियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वीन का वितरण नियम, बी है वीन का विस्थापन नियम, सी है रैले जीन का नियम और डी दिया गया प्लांक का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो स्पेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी वाज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ नोन एज प्लांक लॉ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग के लिए कठिन मेहनत करके क्लास लाता हूँ और आप लोग क्लास भी कम ज्वाइन करते हैं तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा कष्ट होता है। तो आप लोग भी मुझे भी मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की संख्या में आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए ताकि मैं आप लोग के और अच्छे से क्लास लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए 23वां प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेरिकल से संबंधित है। द नंबर ऑफ मोड ऑफ द वेरिएशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेवलेंथ रीजन फ्रॉम द 4990 एंगस्ट्रॉम टू 5010 एंगस्ट्रॉम विल बी। पूछा गया है कि 4990 एंगस्ट्रॉम और 50 यानी 5010 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रति एकांक आयतन के कंपन की विषमताओं की संख्या क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है तो इसका सोल्यूशन देना यहाँ उचित नहीं है। मैं इसका जो सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द वेवलेंथ
लैम्डा एट विच ए ब्लैक बॉडी इमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू। वह तरंग दैर्ध्य यानी वह तरंग दैर्ध्य लैम्डा जिस पर कृष्णिका विकिरण की अधिकतम मान उत्सर्जित करती है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है टी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1/T, सी दिया है टी की पावर 5 और डी दिया गया टी की पावर 4। चलिए 24 नंबर प्रश्न। तो 24वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द वेवलेंथ लैम्डा एट विच ए ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज द प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 25वां प्रश्न पूछा गया है द क्लासियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फेज ट्रांजिशन ऑफ। क्लासियस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा प्रथम समीकरण का उपयोग कर व्याख्या करते हैं जो प्रावस्था संक्रमण क्या होगी। फेज ट्रांसफर बताना है दोस्तों। क्लासियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है, यूज टू एक्सप्लेन द फेज ट्रांसफर ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है 0th ऑर्डर, बी दिया गया है 1st ऑर्डर, सी है 2nd ऑर्डर और डी दिया गया है 3rd ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1st ऑर्डर यानी प्रथम कोटि हो जाएगा। क्लासियस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा प्रथम समीकरण का उपयोग कर व्याख्या करते हैं प्रावस्था संक्रमण प्रथम कोटि की, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 26वां प्रश्न, किसी आदर्श कृषिका के लिए अवशोषण अवशोषण शक्ति का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 0, बी है अनंत और डी सी दिया गया 1, डी दिया गया 0 से कम। यहाँ पर बताना है कि किसी कृषिका के लिए अवशोषण शक्ति का मान, तो अवशोषण शक्ति का मान दोस्तों हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? अवशोषण शक्ति का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न पूछा गया था थर्मल रेडिएशन आर यानी ऊष्मीय विकिरण होते हैं। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड रेडिएशन, बी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी है गामा रेडिएशन और डी दिया गया है एक्स रेडिएशन। ऊष्मीय विकिरण होते हैं औरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या गामा विकिरण या एक्स विकिरण। तो जो थर्मल रेडिएशन होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 28वां प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है कि उत्कृष्ट अवशोषक एक उत्कृष्ट उत्सर्जक भी होता है, उसको जाना जाता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज ए गुड इमिट ऑफ हीट आल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वीन्स लॉ, बी दिया गया स्टीफन लॉ, सी है प्लांक्स लॉ और डी दिया गया किरचॉफ्स का नियम। चलिए 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 28वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक उत्कृष्ट अवशोषण एक उत्कृष्ट उत्सर्जक भी होता है, उसे किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट द टेम्परेचर T इज। ताप T पर आदर्श एक परमाणु गैस के अणु की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए दिया गया है 1/2 kT, बी है kT, सी है 3/2 kT और डी दिया गया है 5/2 kT। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3/2 kT। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन सी विधा ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि है। पहला दिया गया दोस्तों संवहन, बी है संचालन, सी है संक्रमण और डी दिया गया है विकिरण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विधि जो है ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्रतम विधि है।
तो जब भी सबसे तीव्रतम की बात हो तो आप ध्यान रखेंगे रेडिएशन की। विकिरण, विकिरण जो है वो ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्रतम विधि है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न पूछा गया है, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर विल बी। यानी दिए गए ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों की प्रति मोल माध्य गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 1:16 और बी दे रखा है 1:8, सी दिया गया है 1:4 और डी दिया गया है 1:1। तो जब भी पूछा जाए आपसे काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिवन टेम्परेचर विल बी 1:1, 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई एंड प्रेशर पी ऑफ ए गैस। किसी गैस के लिए गतिज ऊर्जा ई एवं दाब पी में सत्य संबंध क्या होता है। ऑप्शन ए है P = 2/3E, बी दिया गया है P = 3E, सी है P = 3/2E और डी दिया गया है P = 2E। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। किसी गैस के लिए गतिज ऊर्जा E और दाब P में सत्य संबंध, तो सत्य संबंध जो दोस्तों है वो हो जाएगा P = 2/3E, राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बंधु। दोस्तों आप सभी लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग कंजूसी मत करिए, लाइक तो कम से कम वीडियो पर बनता ही दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर SP स्टडी चैनल फर्स्ट, SP स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च करेंगे और वहाँ से आपको ज्वाइन करने का बटन मिलेगा जहाँ से आपको पुराने PDF भी मिल जाएंगे। 33 प्रश्न पूछा गया, ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू। यानी दिया गया है दोस्तों कि एक ड्यूरिंग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल यानी कि उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन बराबर होगा। ऑप्शन ए दिया गया 0, बी है इनफाइनाइट, सी है R और ऑप्शन डी दिया गया है 10R। तो आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 33 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर होती है। 34वें प्रश्न पर चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है पराक्रम में। पहला दिया गया जूल एक्सपेंशन, बी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन और डी दिया गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एंथैल्पी जो होती है वो अपरिवर्तित होती है किस पराक्रम में। तो ऑप्शन ए दिया गया जूल प्रसार के, बी है और रुदोसम प्रसार और सी दिया गया जूल थॉम्सन प्रसार, डी दिया गया समतापी प्रसार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 35वां प्रश्न पूछा गया, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यानी दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है। तो जब भी दाब बढ़ेगा यानी कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो जब हम क्या करेंगे कि बर्फ़ का दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का जो गलनांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ना तो रिमेन्स कांस्टेंट रह जाएगा या डिपेंड ऑफ अमाउंट ऑफ आइस, ये भी नहीं होगा और इंक्रीज नहीं करेगा। आप देखेंगे बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए और उस पर आप फोर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, उस पर आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो क्या होगा कि जो बर्फ़ का गलनांक होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं, यानी ज़्यादा गलनांक नहीं होगा, कम गलनांक होगा।
ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है द वंडर वॉल गैसेस फॉर ए वंडर वॉल गैसेस द करेक्ट रिलेशन इज। वंडर वॉल गैस के लिए सत्य संबंध है। ऑप्शन ए दिया गया सी पी माइनस सी बी इक्वल टू 0, बी है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, सी दिया गया सी पी माइनस सी बी लेस देन आर, और डी दिया गया सी पी माइनस सी बी ग्रेटर देन आर। तो आपको बताना है कि वंडर वॉल गैसों के लिए सही संबंध, तो सही संबंध हो जाएगा सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, 37वां नंबर प्रश्न पूछा गया है एक कार्नाट रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब 800 Cl heat from the sink and rejected 850 Cl to source, its the coefficient to perform will be। यानी कि एक कार्नो रेफ्रिजरेटर सिंक में 800 कैलोरी अवशोषित करके सोर्स को 850 कैलोरी वापस करता है, इसकी दक्षता गुणांक होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर Q जो हो जाएगा 800, ये हो जाएगा Q, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा 850। ठीक है, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 हो जाएगा। ठीक है, अब करिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इक्वेशन रॉन्ग हो गया था, यहाँ पर होगा Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे 800, तो 800 अपन 850 माइनस 800। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 850। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, दोस्तों कितना आ जाएगा। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से, 16। फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 16 आएगा। ये है आपका फार्मूला Q2 माइनस Q1। ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। Q, यहाँ पर Q क्या है, जो 800 कैलोरी दे रखा है सिंक का, ये Q है, और इसे हम Q1 के नाम से भी जानते हैं। Q2 है 850 कैलोरी। ठीक है, दो प्रकार की कैलोरी दे रखा है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आएगा टोटल 16 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस इज। क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज होती है किसके, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी की, टेम्परेचर या एंट्रोपी या एंथैल्पी। तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस इज टेम्परेचर। ठीक है, 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नाट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। दिया गया है कि 127 एवं 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य क्रियाशील कार्नाट इंजन की दक्षता क्या होगी। तो इसकी दक्षता मापने के लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला है दोस्तों T1 इक्वल टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 इक्वल टू हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका हो जाएगा मान 400 केल्विन और इसका हो जाएगा कितना 300 केल्विन। अब क्या करेंगे हम, इसका n इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। तो T2 का जो मान है वो कितना है 300 है, और T2 का T1 का जो मान है वो कितना है दोस्तों 400 है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जरूर जरूर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 माइनस 3/4 बचेगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.25, और 0.25 को जब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज
रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी राशि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी है इंटरनल एनर्जी, सी है एंट्रोपी और डी दिया गया प्रेशर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। दोस्तों कुल मिलाकर के DD यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40 पूछे गए थे। इनमें से 6 प्रश्न दिए जाते हैं रिटन मोड में, जिनमें से आपको 3 का आंसर देना रहता है। तो ये 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया है। और जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है वो पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र तैयार कर लेंगे। इनमें से 2 प्रश्न न्यूमेरिकल के हैं जो मैंने बहुत ढंग से सॉल्व नहीं किया है, ये 2 प्रश्न, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका सलूशन अपलोड करा दूँगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ अपना आंसर की मिला लेंगे। इसमें से 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर मैं अभी कंफर्म नहीं दे पाया हूँ। जो मैंने आप लोग को बताया है 2 न्यूमेरिकल हैं, उसके आंसर आप क्लियर नहीं मिले थे, ठीक है। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, वो उसका आंसर किस प्रकार से देती हैं। तो 40 प्रश्नों में कम से कम 2 प्रश्न पूरक प्रश्न दिए जाते हैं। पूरक प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों? पूरक प्रश्न ये होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पूर्णांक ना मिल जाए, इसलिए 2 प्रश्न इसमें पूरक प्रश्न डाले जाते हैं जिसका आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस क्लास के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।